डोनर स्पर्म आईवीएफ या डोनर स्पर्म आईयूआई का मतलब है अपने हस्बैंड की जगह किसी और हेल्दी मर्द का, किसी और हेल्दी मेल का सीमेन सैंपल लेके उसका इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट करना। अब ये ट्रीटमेंट किन कपल्स में इंडिकेटेड है? जिनके हस्बैंड का स्पर्म काउंट बहुत लो है या ज़ीरो है, या सेम सेक्स कपल्स हैं यानी लेस्बियन कपल्स है, या हस्बैंड में कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी है जिसको आप आगे ट्रांसमिट नहीं करना चाहती, ऐसे कपल्स में डोनर स्पर्म का इस्तेमाल होता है। ये डोनर सैंपल कहाँ से आता है, डोनर का चयन कौन करता है, ये डोनर आखिर कौन लोग होते हैं, इस प्रकार की ट्रीटमेंट करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में ये आज की वीडियो है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है डोनर स्पर्म आईवीएफ या डोनर स्पर्म आईयूआई के बारे में। आइए तो सबसे पहले जानते हैं कि डोनर स्पर्म आईवीएफ कब बोला जाता है और डोनर स्पर्म आईयूआई कब बोला जाता है। अगर आप कोई कपल है जिनके हस्बैंड का स्पर्म काउंट लो है लेकिन वाइफ के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, तो आपको डोनर स्पर्म आईयूआई की सलाह दी जाएगी। अगर आपके वाइफ के भी पैरामीटर्स में कुछ गड़बड़ी है, जैसे कि वाइफ को एंडोमेट्रियोसिस है, पीसीओडी है, बार बार आईयूआई करके भी सफल नहीं रहा है, बायलैटरल ट्यूब ब्लॉक है, तो ऐसे केसेस में आपको डोनर स्पर्म आईवीएफ की सलाह दी जाएगी। अब जानते हैं ये डोनर को कौन चूज करता है या कौन इसका चयन करता है। डोनर का चयन एआरटी बैंक नामक एक संस्था करती है और ये जो डोनर्स रहते हैं ये 21 से 55 साल के हेल्दी आदमी रहते हैं, हेल्दी मेल्स रहते हैं। इन डोनर के चयन प्रोसेस में सबसे पहले देखा जाता है इनका सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट, जिसमें देखा जाता है इनका स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, मोटिलिटी कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसा है। जब इस डोनर सैंपल का सीमेन एनालिसिस नॉर्मल आ जाता है तो इनके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि सीबीसी ब्लड ग्रुप, एचआईवी, एचबीएस, एचसीवी, वीडीआरएल, डायबिटीज स्क्रीनिंग, थायराइड टेस्टिंग आदि। अगर ये सारे टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं तो कुछ एआरटी बैंक्स कुछ एडवांस स्क्रीनिंग भी इनका करते हैं, जैसे कि कैरियोटाइप मतलब जेनेटिक स्क्रीनिंग या फिर स्पर्म डीएफआई की टेस्टिंग। और इन सारे बेसिक पैरामीटर्स को जांचने के नापने के बाद में अगर इस स्क्रूटिनी से ये डोनर पास हो जाता है तो इसका सैंपल क्रायो प्रिजर्व किया जाता है, मतलब -196 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा जाता है। इसके साथ में एआरटी बैंक की ये भी जिम्मेवारी है कि ये डोनर का सोशल बैकग्राउंड भी चेक करे, इनकी पर्सनल हिस्ट्री भी चेक करे, जिसमें आता है कि क्या इनको हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है, एडिक्शन है कोई, या फिर इनके फैमिली में क्या कोई जेनेटिक बीमारी चलती आ रही है। तो ये भी एआरटी बैंक की ही जिम्मेवारी होती है कि ये सारे चीज़ को उन लोग स्क्रीन करें। इसके बाद में जब कपल आईवीएफ सेंटर में आता है और डॉक्टर को समझ में आता है कि इनको डोनर स्पर्म की रिक्वायरमेंट है, तो हम कपल से पूछते हैं कि किस प्रकार का सैंपल आपको चाहिए, किस प्रकार का डोनर आप चाहेंगे। जैसे कोई कपल का रहता है प्रेफरेंस कि हमको कुछ ऊंचा लंबा कद में डोनर चाहिए, दिखने में अच्छा हो, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ स्पेसिफिक हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ स्पेसिफिक हो। तो इस प्रकार की अगर कोई रिक्वायरमेंट्स आती है कपल से, तो वो रिक्वायरमेंट्स हम जाके एआरटी बैंक को बताते हैं। उसके बाद में एआरटी बैंक उस कपल के नाम का सीमेन सैंपल हमको इशू करते हैं। जब ये सीमेन सैंपल आता है हमारे पास में, मतलब इन ट्रांजिट भी ये सीमेन सैंपल फ्रोजन अवस्था में रहता है और हमारे पास में भी आया हुआ जो सीमेन सैंपल है ये भी फ्रोजन अवस्था में रहता है। अब जिस दिन उस कपल की प्रोसीजर होने वाली है, जैसे जिस दिन ओवम पिकअप है या जिस दिन आईयूआई है, उसके बाद में इस सैंपल को थॉ किया जाता है, फिर से इसका सीमेन एनालिसिस होता है और उसके बाद में ये सैंपल उस कपल के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि जब ये सैंपल एआरटी बैंक में फ्रीज होता है तब उस टाइम पे एक 6 मंथ का क्वारंटाइन इनको लगता है। रीज़न ये है कि एचआईवी, एचबीएस, एचसीवी ये बीमारियाँ कई बार विंडो पीरियड में नहीं पकड़ी जाती। इसकी वजह से 6 मंथ के क्वारंटाइन पीरियड के बाद में एक बार रीचेक करके ही ये सीमेन सैंपल वापस से यूज़ होता है। दूसरी एक बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके डोनर का डिटेल में जेनेटिक स्क्रीनिंग हो, तो जी हाँ, आप होल एक्सोम सीक्वेंसिंग करके 100 से भी अधिक जेनेटिक बीमारियों का पता उसमें लगा सकते हैं। लेकिन ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपको आपके डॉक्टर के साथ में शेयर करनी पड़ेगी कि हमको जो सैंपल चाहिए उसका पूरा जेनेटिक पैनल का भी स्क्रीनिंग हो। अब ऐसे जब टेस्ट हम लोग करते हैं तो इसकी कॉस्ट ऑफ कोर्स बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं कॉस्ट फैक्टर की तरफ कि ऐसे ट्रीटमेंट का कॉस्ट क्या आ सकता है। बेसिकली डोनर प्रोग्राम जो भारत में है उसमें अल्ट्रुइस्टिक डोनेशन ही केवल लीगली अलाउड है। अल्ट्रुइस्टिक डोनेशन मतलब वो जो डोनर है उसको इसका कोई भी पैसा नहीं मिलता, लेकिन इस ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट बढ़ता है
उसकी वजह है डोनर के लिए किए जाने वाले टेस्ट और ट्रांसपोर्टेशन प्राइस। जैसा कि मैंने बताया कि जो स्पर्म सैंपल ट्रांसपोर्ट होता है वो भी फ्रोजन अवस्था में ही ट्रांसफ़र होता है, तो इसके वजह से डोनर सैंपल की कॉस्ट 8,000 से लेकर 40,000 तक कुछ भी हो सकती है। जैसे आपके प्रेफरेंसेस हो, जो आपको स्क्रीनिंग करानी हो उस डोनर के ऊपर, उस हिसाब से ये कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। इसके बाद में मैं आपको आंसर देना चाहूँगी एक बहुत कॉमनली जो सवाल पूछा जाता है, क्योंकि ये डोनर सैंपल जब हम यूज़ करते हैं तो इसका केवल वन टाइम यूज़ ही नहीं है, इससे एक बच्चा पैदा होता है और ये जो इफ़ेक्ट है ये पूरे जनरेशन्स तक आपके फैमिली में रहने वाला है। तो बहुत सारे कपल्स का ये सवाल होता है कि क्या डोनर मेरे फैमिली में से कोई, मेरे रिश्तेदार में से कोई, मेरे दोस्त में से कोई हो सकता है जिसका बैकग्राउंड हमको पता है, जिसका बिहेवियर हमको पता है। तो जी हाँ, ये आपके रिश्तेदारों में से, आपके फ्रेंड सर्कल में से भी कोई हो सकता है, लेकिन इस डोनर को ART बैंक में जाकर सारी प्रोसीजर करवानी होगी। जो ब्लड टेस्ट मैंने पहले बताया है वो सारे टेस्ट करवाने होंगे, सीमेन एनालिसिस करवाना होगा। इसके बाद ही ये डोनर सैंपल हम आपके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक लास्ट पॉइंट कि जब आप डोनर की साइकिल करें तो किस सेंटर से ये साइकिल करें और क्या क्या चीज़ की सावधानता है आपने बरतनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब आते हैं आखिरी मुद्दे पर कि क्या क्या सावधानता है आपको बरतनी है। सबसे पहली चीज़, जब आप डोनर स्पर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं अपनी ट्रीटमेंट में, तो ऐसी जगह से ट्रीटमेंट कराएं जिस जगह पे आपको ट्रस्ट है कि ये जो डोनर सैंपल इन लोग सोर्स कर रहे हैं ये लीगल तरीके से सोर्स कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एक डोनर केवल एक ही फैमिली को सैंपल डोनेट कर सकता है। एक डोनर अपनी ज़िंदगी में केवल एक ही बार स्पर्म का सैंपल डोनेट कर सकता है। अगर मानो चलो समझो एक डोनर कईयों फैमिली में स्पर्म सैंपल अपना डोनेट करता है तो क्या हो सकता है इसके बारे में भी मैं आपको अगवा करना चाहूँगी। तो अगर वो डोनर को कोई स्पेसिफिक सी जेनेटिक बीमारी है तो इतने सारे फैमिली में ये बीमारी फैल जाएगी। अगर ये डोनर को कोई HIV, HBS, HCV इस प्रकार का संक्रमण है जो कि टेस्टिंग में पकड़ में नहीं आया है तो इतने सारे फैमिलीज़ में ये संक्रमण फैल जाएगा। और इसके वजह से अपने भारत का जो कानून है ART लॉ, ये एक डोनर को केवल एक ही फैमिली में डोनेट करने के लिए सलाह देता है, डोनेट करने के लिए इसमें क्लॉज है। तो उसकी वजह से अगर इन नियमों का कहीं पालन हो रहा है तो ऐसी जगह पे ही अपना ट्रीटमेंट कराए। दूसरी बात जो आती है लीगैलिटी की वो ये है कि डोनर से एक कंसेंट साइन होता है जब वो सैंपल डोनेट करता है तब, और उस कंसेंट में ऐसा लिखा होता है कि इससे जो पैदा होने वाला बच्चा है उस पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। उसी टाइम पे कपल से एक कंसेंट साइन किया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि इस प्रोसेस से जो बच्चा पैदा होने वाला है वो बच्चा हमारा है और हमारी फैमिली लीगेसी पे भी उसका हक है। इससे कई सारी जटिलताएं पहले ही पॉइंट पे या पहले ही स्टेज पे हल हो जाती है। इसकी वजह से जब आप डोनर IVF करवाते हैं, अगर डोनर स्त्री भी है, डोनर पुरुष भी है, तो उसको ऐसी जगह से करवाना ज़रूरी है जिस जगह का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है और जो जगह एक अच्छे सोर्स से ये डोनर को रिक्रूट कर रही है। अगर आपको डोनर oocyte के बारे में जानना है तो मेरे चैनल पे इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।